मैं कानूनगो के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में पोखरा अंचल में पदस्थापित हूँ। मेरा नाम शारिक अनवर है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, जो वर्तमान में नानपुर अंचल में पदस्थापित हूँ और एडिशनल चार्ज के रूप में बथनाहा में भी पदस्थापित हूँ। दोनों सर अभी कानूनगो के पद पे कार्यरत है। तो सर जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल ग्राउंड स्तर की जानकारी देंगे, क्योंकि आप इधर उधर का वीडियो देखते हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं वो जो जानकारी देंगे उस प्रकार की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे सर का आपने कई सारा इंटरव्यू देखा है और बहुत पॉजिटिव कॉमेंट आया है आप लोगों का कि बंसावली जो लग रही है, बंसावली क्योंकि बनाने में समस्या होती है लोगों को, या तो आप जो है अपने जनप्रतिनिधि से नहीं बन पा रहे हैं या आप कोर्ट के द्वारा नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में पेपर में बताया गया था कि बंसावली अगर आपको लग रही है तो आप खुद से भी अगर चाहे तो एक सादे पेज पर बनाकर भी उसे 100 अभिप्रमाणित कर सकते हैं और वो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपने पूछा था कि ये बात सही है या नहीं है, तो सर के थ्रू ही जानेंगे। और एक और पॉइंट उसमें दिया गया था कि जो मौखिक बंटवारा है वो मौखिक बंटवारा भी जो है मान्य होगा। तो कहाँ तक इसकी सच्चाई है सर से थोड़ा सा जानते हैं। सर यहाँ पर समझना है कि जो ये शेड्यूल होता है सर, ये क्या होता है और लोग अगर बनाना चाहे तो इससे किस प्रकार बना सकता है। सर काफ़ी सारे लोग अभी जो है सर्वे को लेकर बंसावली बना रहे हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या है कि उनके अभी पिताजी जीवित है, लेकिन उसमें क्या है कि वो दिखा देते हैं कि अपने चाहते हैं, उनके पोता है वो चाहते कि भाई पिता के जीवित रहते हुए भी मेरे नाम से हो जाएगा, तो गलत तरीके से बंसावली बना रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बंसावली बनाने के सही तरीका क्या है, किस प्रकार उसको दिखाना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। सर बहुत सारी बेटियां हैं जो चाहती है कि हम उस ज़मीन में हिस्सा लें, तो उनका क्या प्रोसेस है, क्योंकि कई सारे बेटियां का कमेंट आया कि सर इसका क्या प्रोसेस है वो बताइए। सर खतियान हमारा है लेकिन कब्जा कोई दूसरा व्यक्ति कर लिया है, ऐसे स्थिति में किनके नाम से सर्वे होगा। सर बहुत सारे लोग ये अभी भी नहीं जानते कि दर्क वाला क्या है, क्योंकि अब दाखिल खारिज के प्रोसेस में सर हमने देखा है कि दर्क वाला मांगता है। तो सर दर्क वाला क्या है, और दर्क वाला अगर वो ज़मीन मालिक नहीं देते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होगी फिर। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर अपना कह करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं तो उनके मेन मालिक के तरफ से अगर कोई कंप्लेन दर्ज किया जाता है तो ऐसे में क्या हम पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कार्रवाई हो सकती है तो कितने दिनों का सज़ा मिलेगा। सर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ये डाउट था, कमेंट बहुत सारे आए हैं इस पे कि बहुत सारे व्यक्ति का ज़मीन उनके पूर्वज के नाम से ही है, बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें से किसी एक भाई ने अपने हिस्सा का ज़मीन तो बेच ही लिया, लेकिन उससे ज़्यादा ही उन्होंने बेच दिया। ऐसे स्थिति में इस सर्वे में वो लोग कैसे अपना ये या तो कैसे क्या प्रोसेस करेंगे, इसके बारे में सर बताइए। सर एक आम आदमी को सर्वे करवाने के लिए मूल रूप से क्या क्या दस्तावेज देनी होगी। सर अभी जो सर्वे हो रही है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सर्वे में गड़बड़ी हो रही है, तो उन्हें लगता है कि इस गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्हें अगर कहीं शिकायत करना है तो कहाँ शिकायत करेगा। सर जब प्रपत्र 2 हम भरते हैं वहाँ पर जो है रैयत का नाम देना है। ऐसे में जो जिनके नाम से ज़मीन है उन रैयत का मृत्यु हो चुका है, ऐसे में क्या वहाँ पर किनका नाम दिलाएगा, उनके पुत्र का नाम दिलाएगा या फिर जिनके नाम से ज़मीन है जिनका मृत्यु हो चुका है उनका ही नाम दिलाएगा। सर अगर किसी खतियानी पर 3 भाई का नाम है लेकिन रसीद 2 भाई के नाम से कटता है तो तीसरे भाई के नाम से खाता खुल सकता है। सर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर हम बाहर है, वो किसी कारणवश सर्वे में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास जो कागजात है वो घर पे ही छोड़े हैं, और कागजात तो हो सकते हैं उनके भाई के पास हो, चाचा के पास हो, तो वो लोग क्या करेंगे, सर्वे में अगर फॉर्म जमा करते हैं, अगर जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उनकी डिटेल नहीं दे पाती है, तो वैसे स्थिति में क्या वो ज़मीन उनके भाई या चाचा अपने नाम करवा सकते हैं, या जिन व्यक्ति का हक है उनको उसका हिस्सा मिलेगा। साथियों जैसा कि आप जानते हैं पूरे बिहार में सर्वे की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से शुरू की गई है। ऐसे में सर्वे कराने में बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे अलग अलग डाउट्स बचे हुए हैं। हमने सर के साथ एक सेशन किया था जिसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें दिया है, और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रश्न भी पूछे हैं जिनको जो भी डाउट्स लगा है। अगर मान लीजिए इस वीडियो को देखते हैं आपको कोई डाउट्स बचता है तो आप बता सकते हैं। हालांकि ये जो भी डाउट्स है अगर आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो इसमें से आपका भी कोई ना कोई प्रश्न हो सकता है, वो आपका समस्या सॉल्व हो सकता है। तो हमारे साथ जो है 2 सर जुड़े हुए हैं, दोनों सर अभी कानूनगो के पद पे कार्यरत है। तो सर जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल ग्राउंड स्तर की जानकारी देंगे, क्योंकि आप इधर उधर का वीडियो देखते हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं वो जो जानकारी देंगे उस प्रकार की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे सर का आपने कई सारा इंटरव्यू देखा है और बहुत पॉजिटिव कमेंट आया है आप लोगों का,
आप लोगों ने बताया भी है कि सर ने जो बताया है कहीं भी डाउट नहीं बचा है, लेकिन फिर भी होता ही है, किसी न किसी को कोई ना कोई सवाल रहता ही है। तो चलिए अब जो है सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर से अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो ये सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे नए ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो चलिए सर से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। मेरा नाम सैयद महबूब रज़ा है और मैं कानूनगो के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में पोखरा अंचल में पदस्थापित हूँ और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इससे पूर्व के वीडियो में भी मैं सारी बात बताया हूँ। और मेरे साथ वर्तमान में अभी नानपुर प्रखंड के नानपुर अंचल के कानूनगो महोदय हैं। इनसे भी हम लोग आपका परिचय कराएंगे। इनका नाम शारिक अनवर है और ये वर्तमान में नानपुर अंचल में पदस्थापित हैं। मेरा नाम शारिक अनवर है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, जो वर्तमान में नानपुर अंचल में पदस्थापित हूँ और एडिशनल चार्ज के रूप में बथनाहा में भी पदस्थापित हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में एक पेपर कटिंग दैनिक भास्कर के द्वारा जारी किया गया था, उसमें 2 पॉइंट वहाँ पर दिया गया था। इन चीज़ों को लेकर आपने पूछा था कि सर इस पॉइंट को क्लियर करवाइए। तो देखिए, आपने पूछा था कि वंशावली जो लग रही है, वंशावली क्योंकि बनाने में समस्या होती है लोगों को, या तो आप जो है अपने जनप्रतिनिधि से नहीं बन पा रहे हैं या आप कोर्ट के द्वारा नहीं बन पा रहे हैं। तो ऐसे में पेपर में बताया गया था कि वंशावली अगर आपको लग रही है तो आप खुद से भी अगर चाहे तो एक सादे पेज पर बनाकर भी उसे 100 अभिप्रमाणित कर सकते हैं और वो दे सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपने पूछा था कि ये बात सही है या नहीं है, तो सर के थ्रू ही जानेंगे। और एक और पॉइंट उसमें दिया गया था कि जो मौखिक बंटवारा है, वो मौखिक बंटवारा भी जो है मान्य होगा। तो कहाँ तक इसकी सच्चाई है, सर से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सर्वे के कार्य में जो वंशावली आप लोगों से मांगा जा रहा है, उसके लिए कई प्रावधान किया गया है। सरकार का जो प्रावधान है वंशावली बनाने का, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अनुसार आप लोगों का जो वंशावली बनता है, उस वंशावली में कई लोगों का हस्ताक्षर है, कई लोगों के द्वारा वो प्रमाणित किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, तब आपको वो वंशावली निर्गत की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को काफ़ी दौड़ भाग करना पड़ता है, कोर्ट का चक्कर लगाना है, क्योंकि उसमें एफिडेविट में मांगा जा रहा है। और कई सारे जनप्रतिनिधि हैं उसमें, जैसे मुखिया हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, आपके गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है उस पर, आपके जो आंगनवाड़ी सेविका होती हैं, जो वार्ड के आंगनवाड़ी सेविका होंगी, उनका हस्ताक्षर होगा, और आपके समाज के ही गांव के 2 लोग एज ए गवाह, जिनकी गवाही पे कि ये वंशावली बिल्कुल सही है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वो सत्यापित करने हेतु गवाह के तौर पर भी हस्ताक्षर करते हैं, उनका आधार कार्ड मांगा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत समय लगता है, आप लोग भाग दौड़ करते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को एक और सुविधा दी गई है कि आप लोग सादे पेपर पे, किसी भी रफ पेपर, जो सादा पेपर आता है, बिल्कुल सादे पेपर पे आप लोग वंशावली अपना बनाकर और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, जिसको स्वअभिप्रमाणित बोलते हैं, यानी कि आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा। हस्ताक्षर करने से ये साबित होगा कि ये जो वंशावली बना है, जो वंशावली ऊपर में बनाई गई है, वंश वृक्ष बनाया गया है, वो बिल्कुल आपके द्वारा बनाया गया है और आप उसके में ये बताते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए आपका वहाँ पे हस्ताक्षर लिया जाता है। तो आपको अलग अलग जगह पर, अलग अलग ऑफिस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वंशावली खुद से भी बना सकते हैं। आपको ये प्रावधान दिया गया है कि सादे पेपर पे आप वंशावली बनाइए और वंशावली बनाने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर करने से वो एक तरह से वेरीफाई हो जाता है और फिर उसका पुनः वेरिफिकेशन हम लोगों के विभाग की तरफ से, सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सत्यापित करवाया जाता है। वो सत्यापित कराने का तरीका ये है कि आपके गांव में हम लोग आम सभा लगाते हैं। जैसा कि पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि सर्वे की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो आप लोगों को सूचना देने के लिए प्रचार प्रसार हेतु आम सभा का आयोजन किया गया था। वैसे ही आपके गाँव में, आपके समाज के बीच में बैठकर हम लोग आम सभा लगाएंगे और आम सभा में आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो उपलब्ध कराई गई है सर्वे कार्यालय को, उसको पढ़ के वहाँ पर सुनाया जाएगा और आपके ही समाज के लोगों के बीच में वो पूछा जाएगा कि इनके द्वारा जो ये वंशावली प्रस्तुत की गई है, जो स्वअभिप्रमाणित करके जो प्रस्तुत की गई है, ये बिल्कुल सही वंशावली है या नहीं है। इसमें किसी का नाम छूटा तो नहीं हुआ है, बहन बेटी वगैरह का नाम छिपाया तो नहीं गया है। अगर आपके ही समाज के लोग उसको सत्यापित
सत्यापित कर देते हैं कि नहीं बिल्कुल सही सही वंशावली बनाया गया है, तो उसको कानूनगो महोदय या शिविर प्रभारी जो होते हैं इनके द्वारा अनुमोदित करा लिया जाएगा। अनुमोदन के उपरांत फिर उस वंशावली की मान्यता रहेगी, उसके आधार पर आपका नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है, आपके ही समाज के बीच के कुछ लोग उस पर आपत्ति कर देते हैं, तो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। निराकरण करने का सेंस ये है कि जिन लोगों का नाम उसमें छुटा रहेगा या कम रहेगा या कुछ उसमें छेड़छाड़ की रहेगी, तो वो नाम पूछ करके आपके समाज के ही लोगों के बीच में वो वहाँ पर दर्ज किया जाएगा और दर्ज करने के उपरांत उसको सत्यापित करने के बाद फिर जो नया खतियान बनाने का प्रोसेस है वंशावली के आधार पर वो कार्य किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि पेपर में ये चीज़ दिया हुआ था कि सादे पेपर पे प्रमाणित करके वंशावली बनाकर आप देंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, तो वो 100% वैलिड होगा। आप लोगों को कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सादे पेपर पे अपना वंशावली बनाकर उस पर हस्ताक्षर करके लाके सबमिट कर सकते हैं, उसकी 100% मान्यता रहेगी। दूसरी चीज़ जो आपने अभी पूछा है कि मौखिक बंटवारा का वैल्यू होगा, ये चीज़ उसमें क्लियर नीचे लिखा हुआ है, नीचे शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि मौखिक बंटवारे का वैल्यू तभी होता है जब आपके सभी पाटीदार की सहमति उस पर हो, और उस सहमति के आधार पर अभी वर्तमान में आपको सहमति पत्र बनाना पड़ेगा कि हम लोगों का ये ऐसा ऐसा बंटवारा है जो पूर्व में किया गया था मौखिक रूप से, अभी हम लोग इस पे सहमत हैं, और उस बंटवारा को आप लोग जो शेड्यूल जिसको बोलते हैं उस शेड्यूल के अनुसार बनाकर सभी पक्ष का साइन करके, और गांव के जो पंच वगैरह होते हैं जिसको उपस्थिति में आप लोग देखते होंगे कि गांव का समाज का काम होता है, तो वैसे लोगों की कम से कम 3 लोगों की गवाही के तौर पर साइन करवा कर आप वहां पर शेड्यूल पेश कर सकते हैं। उस शेड्यूल के आधार पर आपका नया सर्वे जो खतियान बनेगा उसके आधार पर बन सकता है। तो सिर्फ मौखिक बंटवारा करके और बिना किसी साक्ष्य के अगर आप बोलेंगे कि ये मौखिक बंटवारा हो चुका है तो उसके आधार पे काम नहीं होगा, वो सरकार उसकी मान्यता नहीं देती है। मौखिक बंटवारे का शेड्यूल भी होना चाहिए, शेड्यूल बनाइए और उस पर सभी की सहमति होना चाहिए, हर एक पक्ष उस पर सहमत होने चाहिए, सभी की उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर हुआ होना चाहिए। अगर सभी लोग सहमत हैं तो उस सहमति के आधार पर नया खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू होगा। इसमें एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो बंटवारा का प्रोसेस है, जैसा आप लोग मौखिक तौर पर अपने अपने प्लॉट पर शांतिपूर्ण दखल कब्जे में हैं, तो उसमें क्या है कि जो सर्वे का प्रक्रम है कुछ उसमें स्पेशल जो है वो रूल्स होते हैं जो सर्वे के बाद लागू नहीं होते हैं, जो सर्वे के प्रक्रम के दौरान ही वो लागू होते हैं। जैसे वंशावली बनाने का प्रावधान है, सो अभिप्रमाणित करके वो अगर आप रजिस्ट्री कराने उस बेस पर जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन सर्वे में ये प्रावधान है कि ग्राम सभा लगा के उसको पारित किया जा सकता है। इसी तरीके से बंटवारे में जो रूल है उसमें क्या है कि जो सर्वेक्षण के प्रक्रम में जो आपके पीठासीन पदाधिकारी रहेंगे उनके समक्ष सभी लोग उपस्थित होंगे अपना बंटवारा शेड्यूल बना करके, और सभी अपना सहमति जाहिर करेंगे। मतलब अगर आप 5 फरीक हैं तो पांचों फरीक पीठासीन पदाधिकारी के पास उपस्थित होंगे और अपना अपना सहमति देंगे, मतलब साइन करेंगे सामने में, तो वो बंटवारा मान्य होगा और उसके आधार पर आपका खाता अलग अलग खोला जा सकता है। तो साथियों, आपने समझा, ये बिल्कुल सही चीज़ें हैं जो आपने पेपर में देखा है, लेकिन सर ने आपको बताया है कि लिखित तौर पर आपको देने होंगे। सर यहाँ पर समझना है कि जो ये शेड्यूल होता है सर, ये क्या होता है, और लोग अगर बनाना चाहे तो इससे किस प्रकार बना सकता है? शेड्यूल जो है वो बंटवारा का एक फॉर्मेट है। वो किस के जैसे आपके पूर्वजों के नाम पे कोई ज़मीन है और पूर्वजों की मृत्यु हो गई है और अभी आपके कई वंशज हैं, तो सभी के बीच में जो बंटवारा हुआ है, जो आप लोग ज़मीन का बंटवारा करके रह रहे हैं, जो उत्कोर कर रहे हैं, उसको एक पेपर पे उतारना है। और पेपर पे उतारने का तरीका होता है, उसमें सबसे पहले आपके जो पूर्वजों के नाम पे जितनी ज़मीन है वो लेफ़्ट साइड में आप उसका एक कॉलम बना दीजिएगा कि पूर्वज का नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था और उनके पास इतनी सारी ज़मीन थी। उसमें आपको लिखना है खाता संख्या, खेसरा संख्या, उसका रकबा और उसकी चौहद्दी आप लिख सकते हैं, जो आपका पेपर पे दर्ज है उस अनुसार भी लिख सकते हैं या वर्तमान के अनुसार भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक साथ उतार दीजिएगा कि आपकी टोटल ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पे कितनी थी। अब बात आती है कि उस ज़मीन का बंटवारा कितने लोगों के बीच में वितरण किया गया या कितने लोगों के बीच में बंटवारा किया गया है। तो वो सारे लोग जिनके बीच में बंटवारा किया गया है वो मद वाइज नंबर अलग अलग कॉलम बना दीजिएगा। जैसे मद नंबर 1 में
एक आदमी का नाम रहेगा, एक पक्ष का नाम रहेगा। उसके बाद फिर कोई दूसरा पक्ष जिसके बीच में उसका बंटवारा हुआ है तो मद नंबर 2 लिख के उनका नाम लिख दीजिए, उनके पिता का नाम लिख दीजिए। मद नंबर 3, इस तरह से जितने लोगों के बीच में बंटवारा करना है आपको उतना कॉलम बनाकर ऊपर में उनका नाम अलग अलग दर्शा दीजिए। और नाम दर्शाने के बाद जो आपका बंटवारा है, जो ज़मीन कुल ज़मीन है, उस ज़मीन में ज़मीन का बंटवारा एक्चुअल में 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि जैसे एक प्लॉट है और एक ही प्लॉट में अगर 4 भाई हैं तो उसको 4 पार्ट में कर दीजिए और 4 पार्ट में करके उसको अलग अलग हिस्सा दर्शा दीजिए। कुछ बंटवारा ऐसा भी लोग करते हैं कि प्लॉट वाइज बंटवारा कर लेते हैं, जैसे कि 4 प्लॉट आपके पास है और चारों भाइयों को एक एक प्लॉट अलग अलग दे दिया जाता है। तो ये बंटवारा करने का अलग अलग तरीका है। आपका बंटवारा जिस भी आधार पे हुआ है, या तो एक ही प्लॉट में पार्टीशन हुआ हो या फिर अलग अलग प्लॉट का बंटवारा हुआ हो, प्लॉट वाइज बंटवारा जिसको बोलते हैं, तो वो आपके नाम के नीचे जिसको जितना हिस्सा मिला है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा नंबर और उसका रकबा और उसकी चौहद्दी, ये चारों चीज़ दर्ज करना है। मद नंबर 1 में उनको जितना भी हिस्सा मिला हुआ, जो भी खाता संख्या है, जो भी खेसरा संख्या है, उसका जो रकबा है, उसकी जो चौहद्दी है वो वहाँ पर दर्ज करेंगे। उसी अनुसार फिर मद नंबर 2 में दर्ज किया जाएगा। फिर उसी अनुसार अगर मद नंबर 3 है तो वैसे दर्ज करेंगे और आगे ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जितने भी लोगों के बीच में, जितने पक्षों के बीच में बंटवारा किया गया है, सभी का उस पर अलग अलग मत में नाम लिखकर दर्ज किया जाएगा। नीचे में सभी की सहमति हेतु आप लोग साइन करवाएंगे। जितने पक्ष के बीच में उन लोगों का बंटवारा आप लोगों का हुआ है, मद नंबर के हिसाब से जितने भी मद हैं वो सारे लोग उस पर सहमति का साइन करेंगे और उस सहमति के साइन से ये जाहिर होगा कि हाँ बिल्कुल आप लोग अपनी सहमति से ये बंटवारा किए हैं और बंटवारा के उपरांत जो शेड्यूल आपका बना है उस शेड्यूल के अनुसार आप लोग काम कराना चाहते हैं। उसकी सत्यता की जांच के लिए गांव के जो पंच वगैरह होते हैं उनसे भी आप लोग 2-3 लोगों से गवाह के तौर पे साइन ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आप लोग 5 भाई हैं, 5 मद उसमें बनाए और मद वाइज बंटवारा कर लिए, एक भाई को कुछ ज़रूरत पड़ी और वो बाहर चला गया, वो मेरे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि बाद में हो सकता है वो भाई का साइन वो सही में किया है या उसका साइन किसी और के द्वारा कर दिया गया है, ये संशय की स्थिति बनती है। ऐसी संशय की स्थिति बनने के लिए जो आपके गांव के समाज के जो पंच होते हैं, जो गवाही के तौर पर जिनकी उपस्थिति में आप लोगों का बंटवारा हुआ है, जिनके उपस्थिति में आप लोग बैठ के सारा अपना बंटवारा किए हैं, तो वैसे लोगों का उस पर हस्ताक्षर 2-3 लोगों का करवा दीजिए ताकि ये सत्यापित हो जाए कि उनकी उपस्थिति में ये बंटवारा किया गया है। और अगर वो सत्यापित कर देते हैं, इसका मतलब कि 5 अगर भाई हैं आपके, 5 मद है उसमें, तो 5 भाई वहाँ पे उपस्थित थे तभी बंटवारा हुआ है। एक तरह का ये वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को भाई अगर कोई उस पर संशय की स्थिति बनती है तो उसका अपने स्तर से जांच पड़ताल करवाते हैं। नहीं तो जितने लोगों के बीच में बंटवारा हुआ है सभी लोग अगर उपस्थित होकर वहाँ पर ये वेरिफिकेशन दे देते हैं कि हाँ हम लोग सहमत हैं, इसके आधार पर बंटवारा कर दिया जाए, तो फिर उसके आधार पर अलग अलग बंटवारा करके नया नया खतियान हर एक रैयत के नाम से अलग अलग बना दिया जाता है। तो ये शेड्यूल जो है ये एक बंटवारा नामा का फॉर्मेट है। ये किसी भी खुद से भी आप बना सकते हैं या आपके गांव के समाज के जो अमानत का काम करते हैं उन लोगों से भी बनवा सकते हैं। जिन लोगों को जानकारी है वो खुद से भी बना सकते हैं, इसको अलग से कहीं पे बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जैसे एक भाई के नाम से रजिस्ट्री की हुई है और मतलब कोई एक प्लॉट है, जैसे प्लॉट नंबर 5 है, वो एक भाई के नाम से रजिस्ट्री की हुई है 5 डिसमिल, किसी और भाई के नाम से अलग रजिस्ट्री है, वो 10 डिसमिल की ज़मीन है, एक थर्ड भाई है उनके नाम से 15 डिसमिल ज़मीन है, फोर्थ भाई के नाम से फिर 5 डिसमिल ज़मीन है। तो सवाल ये होता है कि मान लिया राम श्याम है 2 भाई, तो राम के नाम से जो जमीन रजिस्ट्री है बंटवारा शेड्यूल में श्याम के नाम जा सकता है या नहीं। तो इसमें बंटवारा शेड्यूल जब आप बनाएंगे तो जो खतियानी ज़मीन है उसमें तो सीधा है कि आपके पिताजी की ज़मीन है और उस पर आप दोनों का हिस्सा है। लेकिन केवाले वाली ज़मीन में भी अगर बंटवारे के समय में कोई प्लॉट हो सकता है कि राम के नाम की खरीदी हुई ज़मीन श्याम के हिस्से में चली गई हो या श्याम के नाम से खरीदी हुई ज़मीन राम के हिस्से में चली गई हो, तो ये भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें शर्त ये होती है कि आपका जो ब्लड रिलेशन में बंटवारा होना चाहिए, ये शर्त है। तो इसमें केवाला में भी आदान प्रदान हो सकता है उस ज़मीन में भी। सर काफ़ी सारे लोग अभी जो है सर्वे को लेकर वंशावली बना रहे हैं, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या है कि उनके अभी पिताजी जीवित है, लेकिन उसमें क्या है कि वो दिखा देते हैं कि अपने चाहते हैं, उनके पोता है वो चाहते कि भाई पिता के जीवित रहते हुए भी मेरे नाम से हो जाएगा, तो गलत तरीके से वंशावली बना रहे हैं। सर एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वंशावली बनाने के सही तरीका क्या है, किस प्रकार उसको दिखाना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए वंशावली जो आप लोग बनाएंगे तो वंशावली में सबसे पहले
जो पेपर पे जिनका नाम है, जैसे आपका खतियान की बात अगर हम करते हैं कि खतियानी ज़मीन आपका है, तो पेपर में अगर आपके बाबा का नाम है तो वंशावली आपके बाबा के नाम से शुरू होगी, वो उसके ऊपर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में जिनका भी नाम है वहाँ से आप शुरू करेंगे। जैसे पेपर में आपके बाबा का नाम है तो सबसे पहले जो वंशावली में नाम दर्ज होगा वो आपके बाबा का नाम दर्ज होगा और उनके पिता का नाम लिख दीजिएगा, ताकि वो वेरिफिकेशन खतियान के अनुसार हो जाए कि खतियान में जो नाम लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ बाबा का नाम लिख के छोड़ देंगे तो पर बाबा का नाम वहाँ पर दर्ज नहीं होगा, और आपके खतियान में एक ही नाम के 2 आदमी और 3 आदमी अगर आपके गांव में हैं तो वहाँ पे संशय की स्थिति बनती है। तो आप जब भी वंशावली बनाएंगे तो पेपर में जैसे नाम लिखा रहता है, जैसे रैयत का नाम एवं पिता का नाम दर्ज रहता है, वैसे ही वंशावली में ऊपर में आप रैयत का नाम और पिता का नाम वहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके नीचे उस रैयत के जितने भी वंशज होंगे, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, सभी का नाम दर्ज किया जाएगा। वंशावली जो ख़त्म होती है वो जीवित रैयत आके जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वहीं पे वंशावली को आपको क्लोज़ कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी जीवित हैं और आप वंशावली में नीचे में अपना नाम दर्ज कर लिए। तो ऐसे केस में अगर जीवित आपके पिताजी हैं तो आपको पिताजी पे ही लाके वंशावली को स्टॉप कर देना है, रोक देना है, उसके नीचे नाम दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है तो फिर आपके माता अगर जीवित हैं तो माता का नाम नीचे लिखाएगा मसोमात करके, और फिर आपके जितने भी भाई बहन हैं सब लोगों का नाम वहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो वंशावली में बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी रैयत को, किसी भी आदमी को गलत तरीके से स्वर्गीय नहीं दर्शाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्वे हो रहा है, चलो चालाकी दिखा लेते हैं, और अगर पिता की मृत्यु नहीं हुई है और पिता के नाम पे हम ज़मीन रखना नहीं चाहते हैं, वंशावली में स्वर्गीय लगा दिए और नीचे में अपने सारे भाइयों और बहनों का नाम दर्ज कर दिए ताकि खतियान मेरे नाम पे दर्ज हो जाए। तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो वंशावली आप प्रस्तुत करेंगे, जो हमको उपलब्ध करवाएंगे, उस वंशावली का वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से, विभागीय स्तर से करवाते हैं, जो गाँव में आम सभा लगाकर करवाते हैं। तो अगर आपके गांव में वो नाम पढ़कर हम सुनाएंगे और पढ़ने के बाद अगर उसमें स्वर्गीय लगा होगा, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु हो चुकी होंगी, तो आपके ही समाज के लोग वहां पर आपत्ति तुरंत कर देंगे कि ये जो वंशावली बनाई गई है इसमें जो स्वर्गीय लगाया गया है ये गलत है, ये तो अभी जीवित हैं, इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो वैसा कंडीशन आप लोगों के साथ नहीं आए कि आपको समाज में शर्मसार होना पड़े, गलत लोगों के बहकावे में आकर गलत वंशावली नहीं बनाएं। वंशावली हमेशा सही तरीके से बनाएं, और वंशावली में यही तरीका जो मैंने अभी बताया है कि पेपर में जिनका नाम है वहां से शुरू करें और जीवित रैयत जहां पे आके ख़त्म हो जाते हैं वहां पे वंशावली स्टॉप कर दें, उसके नीचे वंशावली में वंश वृक्ष बनाने की ज़रूरत नहीं। सर ने तो बता ही दिया। इसमें एक और बात का ख्याल रखें आप लोग कि जैसे खतियान में 4 लोगों का या 3 लोगों का नाम होता है। जैसे एक आपके बाबा होंगे, एक बाबा के भाई होंगे, एक और, मतलब आपके बाबा अगर 3 भाई हैं तो तीनों का नाम वो हिस्सा बराबर करके लिखा होता है या कुछ अंश करके लिखा होता है। तो आप वंशावली बनाने समय में अगर तीनों का नाम लिखें, उसके बाद उनके जितने भी वंशज हैं सभी का नाम दिखा देंगे, तो वो वंशावली आपके जितने भी फरीक होंगे, जितने भी फरीकन होंगे, सभी के लिए वो काम आ जाएगा। अलग अलग वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इससे ये भी पता चल जाएगा, मान लिया अगर आप बाद में आप लोग शेड्यूल बंटवारा आप लोगों का नहीं हुआ है तो उसी के बेस पर जितने भी फरीक होंगे सभी के नाम समीलात खाता आसानी से खोला जा सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, खतियान में किनका नाम है, सिर्फ आप अपने बाबा के नाम से नहीं बनाएं बल्कि उनके भाई या 2 भाई हैं या 1 भाई हैं, उन सभी का नाम दर्ज करें और उनसे जितने वंशज जो जीवित हैं अभी वहाँ तक ला करके आप बना लें। सर जैसा कि आपने बताया कि अगर मेरे बाबा के नाम से ज़मीन है तो उसको हम डायरेक्ट हम अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं, मेरा पिताजी अभी जीवित है तो फिर हम अपने नाम से करवाने के लिए क्या प्रोसेस को अपनाएंगे? देखिए, ज़मीन को ट्रांसफ़र करने का एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया आप लोगों को पता ही होगा, और वो है प्रक्रिया रजिस्ट्री। अगर आपके पिताजी जीवित हैं, पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आप फिर भी चाहते हैं कि पिताजी वृद्ध हो गए या उनके पास इतनी ज़मीन है कि जिसको जोताबाद करने में उनको परेशानी हो रही है, तो अपने पिताजी से आप अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री अगर आपके पिताजी उस ज़मीन को कर देते हैं तो उसके आधार पर नया खतियान आपके नाम पे दर्ज हो सकता है। लेकिन खतियानी ज़मीन का, पूर्वजों की ज़मीन का बंटवारा के अनुसार अगर आप पिता के जीवित रहते हुए नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है, वो अभी वर्तमान में नहीं होगा। पिताजी के नाम पे ही नया खतियान बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों को अपने नाम पे लाना है, जो जीवित पुत्र या पुत्रियां हैं उनको चाहिए कि अपने नाम पे नया खतियान बन जाए, तो आपको पिताजी से केवाला करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। इसमें एक और प्रावधान है,
जैसे अगर पिताजी चाहते हैं देना और वो रजिस्टर्ड बंटवारा कर करके देते हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक रूल है कि पिता के जीवित होते हुए पौत्र का 1/8 हिस्सा हो जाता है जीवित रहते हुए, तो वो हिस्सा अगर डिसाइड करके वो रजिस्टर्ड बंटवारा के थ्रू आ जाता है इनके ऊपर और रजिस्टर्ड बंटवारा लेकर के आते हैं तो उसके आधार पर उनका खाता खोला जाएगा। लेकिन रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं होने की स्थिति में पिता के नाम ही खाता खोला जाएगा और रजिस्ट्री पेपर अगर लेकर के आते हैं तो उसके आधार पर पुत्र का खाता खोला जाएगा, अन्यथा और दूसरा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। सर बहुत सारी बेटियां हैं जो चाहती है कि हम उस ज़मीन में हिस्सा लें, तो उनका क्या प्रोसेस है? क्योंकि कई सारे बेटियां का कमेंट आया कि सर इसका क्या प्रोसेस है, वो बताइए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है और सरकार का भी आदेश है कि पिता की संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का होता है, सेम अधिकार पुत्री का भी होता है। तो अगर बेटी अपना हिस्सा लेना चाहती हैं तो वो इस सर्वे के प्रोसेस में अपना दावा प्रस्तुत कर सकती हैं, अपना फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरने के बाद किस्तवार की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे अपना दखल कब्जा दिखा सकती हैं या खानापुरी के समय अपना सारा साक्ष्य जमा करके अपने नाम पर या तो संयुक्त खाता या फिर अगर बंटवारा हो गया है तो बंटवारा के अनुसार खतियान दर्ज करवा सकती हैं। बेटी को ये पूरा ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो हिस्सा लेना चाहती हैं तो वो अपना अधिकार समर्पित कर सकती हैं, और अगर नहीं लेना चाहती हैं, बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखते होंगे 95% लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों के शादी में इतना खर्च कर देते हैं कि बेटी उस ज़मीन में, उस जायदाद में हिस्सा नहीं लेती हैं। उनका ये मानना रहता है कि मेरी शादी में इतना खर्च हो गया है जो लगभग संपत्ति के बराबर के आसपास रहती है, तो वो लोग हिस्सा नहीं लेती हैं। तो वैसी स्थिति में आप लोग वंशावली में बहन और बेटी का नाम तो हर हाल में दर्शाइएगा, लेकिन हिस्सेदारी ख़त्म करने के लिए, उनका नाम खतियान में दर्ज नहीं करने के लिए फिर अपनी बहन या बेटी या बुआ जो भी हैं आपकी, उनसे एक एनओसी आप लोगों को लेना पड़ेगा। ये एनओसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट के तौर पर बनता है। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास एफिडेविट बनवाइएगा, उसमें डिटेल लिखा रहता है कि जो भी पिता की संपत्ति है इसमें हम हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, भाइयों के बीच में ही इसका वितरण किया जा सकता है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, भविष्य में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो अगर आपकी बहन, बेटी या फिर बुआ जो भी हैं आपके ख़ानदान में वो हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं या उनको हिस्सा नहीं मिला हुआ है, तो उनसे आप एक एनओसी ले लीजिए और उस एनओसी के आधार पर नया खतियान जो बनेगा वहाँ से आपकी बहन और बेटी या बुआ जो भी हैं उनका नाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ दावा करती हैं किसी ज़मीन पे कि ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, इसमें मेरा भी अधिकार होना है, तो वो पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। वो सारे लोग अपना अपना दावा प्रपत्र 2 और 3 का जो फॉर्म अभी भरा रहा है उस फॉर्म में दावा प्रस्तुत कर सकती हैं, या इसके आगे के प्रक्रम में भी जब भी खानापुरी का प्रक्रम हो या दावा आपत्ति का प्रक्रम हो, इस प्रक्रम में भी वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकती हैं और जो भी साक्ष्य है, जो आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन है, वो साक्ष्य उपलब्ध करवाकर अपना नाम वहाँ पर दर्ज करवा सकती हैं। आप लोगों को बताते चलें, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो संशोधन हुआ 2005 में, तो सितंबर 2005 के बाद जो भी बंटवारा आपका होगा उसमें पुत्री का 50% हिस्सेदारी होगा। अगर वो एनओसी दे देती हैं तो उस बेस पर भाइयों में बंटवारा हो सकता है, लेकिन अगर वो एनओसी नहीं देती हैं और क्लेम करती हैं तो उसमें 50% की हिस्सेदार वो मानी जाएंगी और उस बेस पर उनका खाता खोला जाएगा। सर कोई ज़मीन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हाल ही में खरीदा, उन्होंने दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी दे दिया है, लेकिन आवेदन अप्रूव नहीं हो रहा है। आवेदन अप्रूव के लिए उनसे कर्मचारी मोटी रकम मांगती है और वो व्यक्ति चाहते हैं कि भाई उस ज़मीन का मैं सर्वे करवाऊँ, तो इसका क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में सर बताइए। देखिए, सर्वे का प्रक्रम जो है, इस प्रक्रम में पूरा प्रावधान ये है कि आपके ज़मीन का पूरा सत्यापन करके आपका जो प्रमाण है उसके आधार पर उसकी जांच करके आपके नाम पे नया खतियान बनाया जा सके। जहाँ तक मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने नया केवाला करवाया लेकिन नया केवाला कराने के उपरांत दाखिल खारिज नहीं हुआ, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। कर्मचारी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया या फिर समय के नहीं रहने के कारण दाखिल खारिज का एप्लीकेशन ही नहीं दिया गया, इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो आप लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दाखिल खारिज का प्रोसेस जो होता है वो सर्वे के प्रक्रम में भी होगा। जैसे दाखिल खारिज का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस सर्वे के प्रक्रम में भी है। आपके पास जो केवाला है उस केवाला के आधार पर आप अपना दावा समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत उसकी जांच हम लोग अपने स्तर से करवाते हैं। आपकी ज़मीन पे शांतिपूर्ण दखल कब्जा होना चाहिए और आपका उस ज़मीन का आपके पास प्रमाण होना चाहिए जो कि केवाला है। तो अगर केवाला आपके पास है, सही लोगों के द्वारा केवाला किया गया है, ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग
किसी और के नाम की ज़मीन है और केवाला किन्हीं दूसरे के द्वारा कर दिया गया है। जैसे आपके बड़े भाई के नाम पे केवाला था और छोटे भाई ने उसकी रजिस्ट्री कर दी। इस तरह का मामला कई बार देखने को मिलता है। तो अगर सही लोगों के द्वारा आपको केवाला किया गया है और केवाला बिल्कुल सही है और आपका उस ज़मीन पे शांतिपूर्ण दखल कब्जा भी है, तो आपको दाखिल खारिज कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में ये पूर्ण रूप से उसका सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन में अगर वो सही पाया जाता है तो आपके नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस होगा। तो दाखिल खारिज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, जमाबंदी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन का एक ही रिप्लाई ये है कि आपको दाखिल खारिज करवाने की या जमाबंदी कायम करवाने की अभी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वे के प्रक्रम में इसका पूरा प्रावधान है। आप आइए और आप आके अपना जो भी दावा है प्रमाण के आधार पर दावा प्रस्तुत कीजिए। उसकी जांच हम लोग अपने स्तर से करेंगे। जांच करने के उपरांत अगर वो सही पाया जाता है तो आपके नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसको अलग से दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक और बात बताना चाहेंगे, जो रजिस्ट्री होती है उसमें 3 टाइप से रजिस्ट्री आप लोग करवाते हैं। एक होता है कि आप खतियानी रैयत से डायरेक्ट करवा लेते हैं, एक होता है कि खतियानी रैयत का वंशज आपको रजिस्ट्री करता है, और तीसरा केस होता है कि केवालाधारी जो होता है वो आपको रजिस्ट्री करता है। तो खतियानी रैयत से अगर रजिस्ट्री कराए हैं तो नो इशू, उसके वंशज से रजिस्ट्री कराए हैं नो इशू। लेकिन अगर केवालाधारी से रजिस्ट्री करवाए हैं और आपका जमाबंदी कायम नहीं हुआ है, मतलब दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इसमें दर केवाला की कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि हम लोगों के पास केवाला से रिलेटेड जांच करने के लिए पेपर उपलब्ध नहीं है। हम लोगों के पास खतियान है और हम लोग जब भी सत्यापन करेंगे तो स्थल सत्यापन के साथ साथ आपका जो विक्रेता में हो, केवाला में जो विक्रेता होगा वो कौन है, कहाँ से आया, उसका खतियान से रिलेट करेंगे। तो खतियानी रैयत का वंशज होना चाहिए या खतियानी रैयत होना चाहिए, या केवालाधारी आपको किया है तो उसको जो आदमी केवाला किया है वो खतियानी रैयत का कोई वंशज होना चाहिए। तो दर केवाला आप लोगों को देना होगा। उसके आधार पर सत्यापन के उपरांत आप लोगों के नाम से खाता खोला जा सकता है। सर बहुत सारे लोग ये अभी भी नहीं जानते कि दर केवाला क्या है, क्योंकि अब दाखिल खारिज के प्रोसेस में सर हमने देखा है कि दर केवाला मांगता है। तो सर दर केवाला क्या है, और दर केवाला अगर वो जमीन मालिक नहीं देते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होगी फिर? दर केवाला वो पेपर होता है, जैसे एक तो जो ज़मीन प्राप्त करने का मतलब ज़मीन पर जो टाइटल डिसाइड होता है उसके लिए जो एक पेपर होता है वो खतियान जो पुराना बना हुआ है आपका डिविजनल सर्वे का खतियान वो हो गया। और मान लिया डिविजनल सर्वे के खतियानधारी जो थे या उनका कोई वंशज था, वंशज ने किसी राम नाम के आदमी को केवाला कर दिया और राम नाम का आदमी क्या किया, श्याम नाम के आदमी को केवाला कर दिया। तो एक केवालाधारी अगर किसी दूसरे को केवाला करता है तो जो बीच वाला केवाला होता है वो दर केवाला कहलाता है। ठीक है, खतियानी रैयत डायरेक्ट किया तो वो खतियानी धारी किया उसको, लेकिन जो बीच वाला केवालाधारी जो केवाला किया है तो बीच वाला जो केवाला हो गया वो दर केवाला हो गया। ठीक है, केवाला की आवश्यकता होगी। हाँ, अगर वो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जांच किया जाएगा, और दूसरा क्लेम करता अगर उस पर नहीं होगा, क्लेम करने वाला कोई और नहीं है उस पर, और शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तो वो जांच के उपरांत किया जा सकता है। तो साथियों, आपका जो ये डाउट्स है बहुत बड़ा डाउट्स था, ये क्लियर हो चुका होगा। आइए मेरे भाई सुनील है, वो कुछ पूछना चाहेंगे। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के ज़मीन पर अपना कह करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं तो उनके मेन मालिक के तरफ से अगर कोई कंप्लेन दर्ज किया जाता है तो ऐसे में क्या हम पर कार्रवाई हो सकती है? अगर कार्रवाई हो सकती है तो कितने दिनों का सजा मिलेगा? देखिए, आप से जो प्रपत्र 2 और 3(1) भर रहे हैं अभी, तो वह उस प्रपत्र 2 और 3(1) का कोई जांच नहीं है। आप जो फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म जमा कर लिया जाएगा शिविर कार्यालय में। उसके बाद उसकी जांच की जाती है। जांच करने के लिए 2 चीज़ की जाती है। पहला तो आपका प्लॉट चेकिंग होता है कि जो प्लॉट आपने उसमें दर्ज किया है वो आपके दखल कब्जे में है या नहीं है, वो चीज़ दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर का मिलान किया जाएगा। तो मिलान करने के लिए आपसे ओरिजिनल दस्तावेज़ मांगा जाएगा, ओरिजिनल खतियान मांगा जाएगा। जो भी प्रमाण आपके पास है, जिसकी फ़ोटोकॉपी, जिसकी छाया प्रति आप मुझे उपलब्ध करवाए हैं, उसका ओरिजिनल कॉपी मांगा जाएगा आपसे, और ओरिजिनल कॉपी दिखाने के उपरांत ही फिर आपका नया खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पे कोई फॉर्म भर देता है तो वैसी स्थिति में फॉर्म तो आप भर देंगे, लेकिन आपका उस ज़मीन पे ना तो दखल कब्जा होगा, ना ही आपका उस ज़मीन का
प्रमाण आपके पास होगा। तो वैसी स्थिति में आपके फॉर्म भर देने से भी आपके नाम पे कोई खतियान बनने नहीं जा रहा है, तो इसलिए वो फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कि आप फॉर्म भर दिए तो फॉर्म के आधार पे ही सर्वे का काम हो जाएगा। तो आपने एक क्वेश्चन किया है कि फॉर्म अगर भर देते हैं तो इस पर कोई सज़ा हमको मिल सकती है या नहीं। तो विभाग की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर कोई दावा करता है किसी ज़मीन पे, तो दावा करने में अगर वो विफल हो जाता है तो उसको कोई सज़ा दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं, सामने वाला जिसकी ज़मीन होगी वो अपने पेपर के आधार पे दावा करेगा, और जो दावा करता सही पाया जाएगा, जिनके पास ज़मीन पे दखल भी हो और उसका प्रमाण भी हो, तो ये दोनों चेक करने के बाद अगर सही जो पाया जाएगा उसके नाम पे खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सर, कोई ऐसा ज़मीन है जो 50 वर्ष पुराना है लेकिन उसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, तो वैसे ज़मीन का अगर कोई सर्वे करवाना चाहे तो सर इसका क्या प्रोसेस रहेगा? 50 साल पुराना आप बोल रहे हैं। आपके यहाँ जो सीतामढ़ी की बात जहाँ तक है, तो 1967 में सर्वे डिनोटिफाई हुआ है। मतलब रिविजनल सर्वे आपके यहाँ 1959 से शुरू हुआ और 1967 में ख़त्म हुआ। तो सर्वे डिनोटिफाई होने के बाद क्या होता है कि वो ही बेस माना जाता है। उसी के आधार पर जहाँ बंदी कायम होता है, रसीद कटता है, जो टाइटल डिसाइड होता है उसी के बेस पर होता है। उसके बाद का मान लिया कोई पेपर होगा 67 के बाद का, 68, 70 या कभी का पेपर होगा और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपका ये क्वेश्चन है। तो अगर दाखिल खारिज नहीं भी है तो उसका जो है सत्यापन किया जाएगा केवाला का। अगर शांतिपूर्ण आपका दखल कब्जा है और पेपर सही है, कोई और उस पर क्लेम करता नहीं है जो आपसे पॉजिटिव पेपर दिखा सके। पॉजिटिव पेपर कहने का मतलब हुआ कि केवाला के केस में क्या होता है कि कोई आदमी है, वो क्या किया कि पहले किसी को केवाला कर दिया, पहले किसी को ज़मीन अपनी रजिस्ट्री कर दिया खेसरा नंबर 5 का 5 डिसमिल, 5 डिसमिल का वो प्लॉट है। अब वो किया 1968 में, उसके बाद फिर आपको कर दिया 1969 में। तो जो पहले का केवाला होता है वही सही माना जाता है। जो फर्स्ट केवाला होगा वही सही माना जाएगा, सेकंड केवाला वो रिजेक्ट माना जाएगा, उसकी मान्यता नहीं होगी। ठीक है, तो अगर 50 साल पहले का भी आपके पास केवाला है लेकिन सर्वे के बाद का है तो उसका भी खाता खोला जाएगा। सर, खतियान हमारा है लेकिन कब्जा कोई दूसरा व्यक्ति कर लिया है, ऐसे स्थिति में किनके नाम से सर्वे होगा? ये सर्वे जो है, ये खतियान बनाने का सर्वे का प्रोसेस जो होता है वो आपके रिकॉर्ड के बेस पर डिसाइड होता है कि ज़मीन का जो ऑनर है वो ऑनर्स कौन है, ये डिसाइड करना आपके रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। अगर खतियान आपके नाम से है या आपके पूर्वजों के नाम से है, ज़मीन पे ज़बरदस्ती कोई कब्ज़ा किए हुआ है, तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा के केस में उनके नाम से खतियान किसी भी हाल में नहीं बनेगा। जो उसके ओरिजिनल ऑनर होंगे, जो मालिक होंगे, उनके वंशज होंगे या जीवित, या फिर वो खुद अगर जीवित होंगे तो उनके नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ आती है कि आपके नाम की आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान था और उसी समय से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस ज़मीन पे दखल कब्ज़ा किया गया हो और आपको आज तक उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा भी केस देखने को मिलता है कि आपके पूर्वजों के ज़माने से 50 साल 60 साल पुराने ज़माने से उस ज़मीन पे उसका दखल कब्ज़ा है और आपके द्वारा उस पर आज तक कोई आपत्ति नहीं की गई है। तो वैसी स्थिति में एक केस ये भी बनता है कि बकब्ज़े में उनका नाम डाला जाए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी तो अभियुक्ति कॉलम में बकब्ज़े में जिसका कब्ज़ा होगा उसका नाम डाला जा सकता है। लेकिन अगर आपके द्वारा कभी भी उस पर आपत्ति किया गया हो, पूर्व में किसी भी स्टेज पे आपके द्वारा आपत्ति किया गया हो और आपके पास उसका पेपर है, सामने वाले के पास पेपर नहीं है, सिर्फ उसका दखल कब्ज़ा है, तो ऐसी स्थिति में खतियान आपके नाम से बनेगा, आपके जो जीवित वंशज होंगे उनके नाम से बनेगा, दखलकर्ता के नाम से नहीं बनेगा। सर, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ये डाउट था, कमेंट बहुत सारे आए हैं इस पर कि बहुत सारे व्यक्ति का ज़मीन उनके पूर्वज के नाम से ही है, बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें से किसी एक भाई ने अपने हिस्सा का ज़मीन तो बेच ही लिया लेकिन उससे ज़्यादा ही उन्होंने बेच दिया। ऐसे स्थिति में इस सर्वे में वो लोग कैसे अपना ये या तो कैसे क्या प्रोसेस करेंगे, इसके बारे में सर बताइए। रजिस्ट्री एक्ट की धारा 17 में ये मेंशन है कि अगर जिनके नाम की ज़मीन है, मतलब आपके पिता के नाम की अगर ज़मीन है और उनके वंशज में से कोई भी एक आदमी अगर उसका रजिस्ट्री कर देता है, मान लिया 4 भाई है, 2-2 कट्ठा सबका हिस्सा होता है 8 कट्ठा में, और 2 कट्ठा की जगह पर अगर वो 3 कट्ठा रजिस्ट्री कर देता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मतलब और भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि वो डीड को कैंसिल करा दे, उसका कैंसिलनामा लेकर आए। अगर डीड का कैंसिलनामा नहीं आएगा तो हमारे जो सर्वे मैनुअल है उसके एक्ट में ये कहा गया है कि डीड तब तक कैंसिल नहीं माना जाएगा जब तक न्यायालय द्वारा उसे कैंसिल करने का आदेश प्राप्त न हो। लेकिन इसमें एक बात यह है कि रजिस्ट्री करने वाला अगर
खतियानी रैयत का वंशज होगा तो वो कितनी भी ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया होगा, लेकिन उसका जो है कैंसिलनामा अगर रजिस्ट्री का नहीं होगा तो वो डीड वैलिड माना जाएगा। उसको कैंसिल कराने के लिए आप लोगों को न्यायालय जा करके डीड का कैंसिलनामा लेकर के आना पड़ेगा, फिर सभी भाइयों में बराबर का बंटवारा होगा। अगर सर यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 भाई है, 8 कट्ठा ज़मीन था, 2 ही कट्ठा उसका था, तो उन्होंने बेच दिया, अगर मान लीजिए वो सर्वे में क्लेम करता है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? सर्वे में अगर क्लेम करता है, क्योंकि पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि बंटवारा शेड्यूल बनाने के लिए सभी की सहमति की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर वो सहमति नहीं देगा, जाहिर सी बात है वो सहमति नहीं देगा, क्योंकि जब वो क्लेम कर रहा है बेचने के बाद तो सहमति नहीं देगा, तो क्या होगा कि सर्वे के प्रावधान के दौरान मतलब खानापुरी में जो प्रक्रिया होगी उसमें समिलात खाता खोला जाएगा चारों के नाम से, लेकिन उसके बाद जो दावा आपत्ति की प्रक्रिया चालू होगी तो दावा आपत्ति प्रपत्र 8 में होगा और उसमें जो रेस्ट 3 भाई होंगे वो अपना अपना वाद दायर करेंगे और उस प्रक्रिया में जो चौथा भाई होगा उसको भी सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और जो ये 3 भाई होंगे वो क्या करेंगे कि जो अगला भाई चौथा भाई रजिस्ट्री कर दिया है किसी को, वो रजिस्ट्री का पेपर भी वहाँ पर लेकर के उपस्थित होगा सुनवाई में और दिखाएगा कि इन्होंने अपना 2 कट्ठा ज़मीन बेच लिया है। तो वहाँ पर से सुनवाई के प्रक्रम के दौरान प्रपत्र 8 में या प्रपत्र 14 में या प्रपत्र 21 में कहीं पर भी आपत्ति अगर देते हैं तो सुनवाई के पश्चात उसका वाद वहाँ से खारिज होगा और 3 भाई के नाम से समिलात खाता खुलेगा, या अलग अलग बंटवारा कर लेंगे तो अलग अलग खाता खोला जाएगा। सर, एक आम आदमी को सर्वे करवाने के लिए मूल रूप से क्या क्या दस्तावेज देनी होगी? देखिए, सर्वे करवाने के लिए सबसे पहला जो दस्तावेज मान्य होता है वो कोई भी ज़मीन का सबसे पहला प्रमाण जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके बेस पे टाइटल डिसाइड होता है, वो उस ज़मीन का खतियान होता है। तो अगर आपके पास कोई खतियानी ज़मीन है और खतियानी ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं, आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान दर्ज है, तो वैसी स्थिति में आपका खतियान का जो छाया प्रति है वो एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी, उसकी मूल कॉपी आपको दिखा के सत्यापित करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पूर्वजों के नाम पे अगर कोई भी ज़मीन हो, केवाला हो या खतियान हो, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जो आप ये प्रमाणित करेंगे कि खतियान या केवाला में जिन लोगों का नाम है वो आपके पूर्वज हैं और आप उनके जीवित वंशज हैं। ये चीज़ प्रमाणित करने के लिए वंशावली की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर कोई क्रय से प्राप्त भूमि है, जिसको केवाला से प्राप्त भूमि हम लोग बोलते हैं, तो अगर केवाला से प्राप्त भूमि है तो केवाला की छाया प्रति आपको लगानी पड़ेगी और वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्चा से प्राप्त होती है भूमि। पर्चा भी कई तरह का होता है, जैसे बंदोबस्ती पर्चा सरकारी ज़मीन के केस में होता है, रैयती के ज़मीन के केस में वास्कित पर्चा होता है, सीलिंग एक्ट से भी बहुत सारे लोगों को भू हदबंदी का पर्चा निर्गत होता है, तो भू हदबंदी का पर्चा भी एक तरह का है। भूदान से भी बहुत सारे लोगों को पर्चा निर्गत किया जाता है, तो भूदान का पर्चा अगर आपके पास है तो ऐसी स्थिति में जिस पर्चा से आपका निर्गत है भूमि, जिस पर्चा से आपको प्राप्त है, बंदोबस्ती हो, वास्कित हो, भूदान हो या आपको परवाना जिसको भू हदबंदी का पर्चा बोलते हैं, तो अगर किसी पर्चा से प्राप्त हो तो उस पर्चा का छाया प्रति लगानी है। आपको अपना आधार कार्ड की छाया प्रति लगानी है। आधार कार्ड पे अगर आपका स्थायी पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका स्थायी पता गांव का होगा लेकिन वो आधार अपना किसी दूसरे जगह से बनवाए होंगे, तो प्रेजेंट एड्रेस जो होता है आपका वही उस पे आधार कार्ड पे रहता है। तो अगर अस्थाई पता आपका आधार कार्ड पे दर्ज नहीं है तो अस्थाई पता से संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा दस्तावेज़ आप जमा करेंगे जिसके आधार पर आपका जो अस्थाई पता है वो डिसाइड हो सके। उसमें आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है या आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो सकता है या आपका इस तरह का और भी प्रमाण आता है वो पेपर हो सकता है। तो अगर अस्थाई पता आपको निर्धारित करना है, आधार कार्ड पे आपका पता कहीं और का है, तो अस्थाई पता के लिए आपको अलग से कोई साक्ष्य उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये सारा पेपर है जिसके आधार पर आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। आपकी ज़मीन जिस तरह की है, खतियानी ज़मीन है तो खतियान, केवाला की ज़मीन है तो केवाला, पर्चा की ज़मीन है तो पर्चा, जैसा भी आपके पास प्रमाण है उस प्रमाण का एक छाया प्रति लगाना है, आधार कार्ड की एक छाया प्रति लगानी है। अगर अस्थाई पता से रिलेटेड कोई इशू है तो वहाँ पर आपको अस्थाई पता के प्रमाण के तौर पर कोई भी दूसरा दस्तावेज़ लगाना है। और बहुत सारे केस में आप लोग देखते होंगे, जैसे केवाला में जो होता है वो नाम में थोड़ा बहुत का अंतर हो जाता है। आपका नाम जैसे राम शंकर है, केवाला पे सिर्फ शंकर चढ़ गया, राम छूट गया किसी कारण से, या उस समय राम शंकर को शंकर शंकर ही बोलते थे तो केवाला पे भी दर्ज हो गया। तो थोड़ा बहुत का अंतर जो होता है, पिता का नाम आपका बिल्कुल सही है लेकिन नाम में आपका राम छूट गया, तो ऐसी स्थिति में आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत होगी, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनेगा। तो ये सारी प्रक्रिया
जो खानापुरी के समय होगी वो चेक करके आपको बताया जाएगा आपका पेपर कि इस पेपर में ये चीज़ कमी है, वो उस समय आप उपलब्ध करवा सकते हैं। वर्तमान में आपके पास जो मेन पेपर है वो खतियान है, खतियान के साथ साथ आपका वंशावली है, आपका केवाला है और जो पर्चा से प्राप्त भूमि है तो उसका पर्चा है और आधार कार्ड है। सिर्फ इतने पेपर की अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपको फॉर्म के साथ जमा करना है। अगर ये सारा पेपर अभी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, समस्या हो रहा है लाने में निकालने में, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इस पेपर को खानापुरी के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप जो फॉर्म 3 पेज का है वो 3 पेज का फॉर्म भी भर के कार्यालय को समर्पित कर सकते हैं और आगे की जो प्रक्रिया होगी जिसको खानापुरी की प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें आपका मालिकाना हक डिसाइड किया जाता है, उस समय भी अपना सारा दस्तावेज, अपना सारा प्रूफ जमा कर सकते हैं। उसके आधार पर सर्वे का काम होगा। इसमें एक सवाल आप लोगों का रह गया, वो ये है कि जैसे आप लोग का जो जाति डिसाइड या किसी का जाति डिसाइड होता है उसके लिए जो बेस पेपर माना जाता है खतियान माना जाता है। तो कुछ लोग होंगे जिनका ज़मीन जो है डुमरा में होगा, मतलब जिनका जो परमानेंट एड्रेस होगा डुमरा का होगा, लेकिन उन्होंने कुछ रजिस्ट्री करवाई होगी बैरगनिया में या बाजपट्टी में या पुपरी में, तो वहाँ वो सिर्फ अपना केवाला प्रस्तुत करेंगे। तो केवाला में तो जाति जो है होता नहीं है, ठीक है, लिखा भी होता है तो वो सही नहीं है, वो प्रमाणित नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता होगी। जाति प्रमाण पत्र के तौर पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि मान लिया डुमरा के आप वासी हैं तो डुमरा का जो आपका पुराना खतियान होगा आपके बाबा का नाम का, आपके पिता के नाम का, तो वो खतियान भी आप जाति को प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं। यदि वो नहीं है तो इसके लिए आप लोग जाति प्रमाण पत्र बना करके दे सकते हैं, वो भी मान्य होगा। सर अभी जो सर्वे हो रही है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सर्वे में गड़बड़ी हो रही है, तो उन्हें लगता है कि इस गड़बड़ी को रोकने के लिए उन्हें अगर कहीं शिकायत करना है तो कहाँ शिकायत करेगा? सर्वे में जो गड़बड़ी की बात आप बोल रहे हैं, तो गड़बड़ी में अगर शिकायत करनी है तो शिकायत करने के लिए तो जिला में है, जिला में भी शिकायत कर सकते हैं, आप लोग आवेदन दे सकते हैं। और जो आप लोग का भूमि सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं का पोर्टल है, जो DLRS का होम पेज है, उस पर भी शिकायत का एक कॉलम है, जिसमें अगर आप लोग जा कर के शिकायत में वहाँ पर क्लिक करते हैं कि आपकी क्या शिकायत है, तो वो डायरेक्ट निदेशालय को चला जाता है और वहाँ से फिर जो है फॉरवर्ड होता जाता है जिला को, और जिला फिर उस पर रिस्पांस लेती है और अगर कार्रवाई होती है तो मतलब जो हद तक कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई करके फिर आगे अपना एक्शन लेती है। सर जब पत्र टू हम भरते हैं वहाँ पर जो है रैयत का नाम देना है। ऐसे में जो जिनके नाम से ज़मीन है उन रैयत का मृत्यु हो चुका है, ऐसे में क्या वहाँ पर किनका नाम दिलाएगा? उनके पुत्र का नाम दिलाएगा या फिर जिनके नाम से ज़मीन है जिनका मृत्यु हो चुका है उनका ही नाम दिलाएगा? देखिए, प्रपत्र 2 जो वैसे व्यक्ति भरेंगे जो ज़मीन धारित करते हैं, जो ज़मीन जोत कोर कर रहे हैं। तो मृत आदमी तो ज़मीन का जोत कोर करेगा नहीं, जो जीवित रैयत होंगे, जो जीवित वंशज होंगे उसके, वही उसको जोत कोर कर रहे होंगे। तो प्रपत्र 2 का जो पहला कॉलम रैयत का नाम है, वो रैयत के नाम में हमेशा जो जीवित व्यक्ति उस ज़मीन को जोत रहे हैं, जिनके द्वारा उसका जोत कोर किया जा रहा है, उस जीवित व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। ऐसा स्थिति भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों के नाम पे ज़मीन हो, आपके बाबा के नाम पे, आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में आप अगर जोत रहे हैं तो आप अपना नाम दर्ज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई केवाला है जिसमें आपके पिताजी की ज़मीन है, पिताजी के नाम पे केवाला है और पिताजी ने बंटवारा करके मौखिक रूप से आपको दे दिया हो और अभी आप जोत कोर कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको अपना नाम नहीं दर्ज करना है। जिनका नाम पेपर पे दर्ज है और वो व्यक्ति जीवित हैं तो उनका नाम दर्ज किया जाएगा। उनके मृत्यु के उपरांत ही आपका वंशज होने के नाते आपका नाम दर्ज होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर जिनका नाम पेपर पे है और वो जीवित हैं तो उनका नाम दर्ज किया जाएगा। सर क्या वंशावली सबको देना जरूरी है? वंशावली जो है ये प्रूफ करने का एक तरीका है कि पेपर में जिनका नाम है वो आपके पूर्वज हैं। तो वैसा पेपर जो आपके पूर्वजों के नाम पे हो, चाहे वो खतियान हो या चाहे वो केवाला हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, केवाला या खतियानधारी की मृत्यु हो गई हो और उनके वंशज के द्वारा अभी ज़मीन का जोत आबाद किया जा रहा हो, तो वैसी स्थिति में ही आपको वंशावली प्रस्तुत करना है। लेकिन अगर वैसा केवाला या वैसा खतियान जिसमें केवालाधारी या खतियानधारी जीवित हैं वर्तमान में, उनको वंशावली देने की आवश्यकता नहीं है, वो वंशावली प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है सिंपल कि जिनके नाम से पेपर है वो जीवित हैं तो वंशावली की आवश्यकता नहीं है। जिनके नाम से पेपर है उनकी मृत्यु हो गई है और उनके वंशज के द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है, तो वंशजों के द्वारा
प्रमाणित करने हेतु वंशावली के को प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो उपलब्ध करवाना पड़ेगा। सर अगर किसी खतियानी पर 3 भाई का नाम है लेकिन रसीद 2 भाई के नाम से कटता है तो तीसरे भाई के नाम से खाता खुल सकता है? शेड्यूल मान लिया बन रहा है तो एक भाई के नाम से है, मतलब केवाला या खतियान, और दूसरे भाई के नाम से नहीं है, उसके नाम से कोई और पेपर है, तो खाता खोला जाएगा तीनों भाई के नाम से। इसमें रसीद की बात आती है, तो जो रसीद है आपका, जैसे अभी कानून साहब ने बताया कि जो बेस पेपर है वो 4 या 5 ही है जिससे टाइटल डिसाइड होता है। जैसे खतियान हो गया, केवाला हो गया, केवाला में विक्रय पत्र हो गया, दान पत्र हो गया या वसीयतनामा हो गया। उसके बाद बंदोबस्ती पर्चा हो गया या वासगित पर्चा हो गया या भू हदबंदी से रिलेटेड फॉर्म जी वाला पर्चा हुआ या भूदान या कमेटी से प्राप्त कोई पर्चा हुआ, तो यही बेस पेपर है। बाकी इसके अलावे जो जमाबंदी रसीद है वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये इससे टाइटल डिसाइड नहीं होता है। तो जब भी मान लिया कोई भाई अगर बेईमानी की नीयत से या फिर किसी कारणवश अंचल कार्यालय से किसी कोई त्रुटि हो गई है और 2 भाई के नाम से कट रहा है या 1 भाई के नाम से कट रहा है, तो खाता रसीद के बेस पर नहीं खोला जाएगा। कभी भी खोला जाएगा तो खतियान के बेस पर खोला जाएगा, केवाला के बेस पर खोला जाएगा, बंदोबस्ती पर्चा के बेस पर खोला जाएगा, वासगित पर्चा के बेस पर खोला जाएगा। इस टाइप का कोई अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होगा उसके बेस पर खोला जाएगा। जो रसीद है वो सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। सर कोई ज़मीन हम खरीदे हैं जो मृतक के नाम से ज़मीन है लेकिन उनके बेटा या पोता के द्वारा उस ज़मीन को बेचा गया है, तो ऐसे में उस ज़मीन को सर्वे करवाने के लिए क्या हमें विक्रेता का भी वंशावली देना होगा? देखिए, किन्हीं के नाम पे खतियान है और खतियानधारी की मृत्यु हो गई है और उनके पूर्वजों, उनके वंशज के द्वारा कोई केवाला किया गया है, तो वैसी स्थिति में अगर मेरे पास उसका वंशावली आ जाता है, एक्चुअल में सर्वे का जो प्रावधान है उसमें यह है कि पूर्व का जो खतियान बना हुआ है उस खतियान के अनुसार हम लोग खाता वाइज वंशावली का निर्माण करते हैं। जो खतियान आपका पूर्व से निर्गत है, जो जैसे सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी में रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है, तो रिविजनल सर्वे का जो खतियान है उसके खतियान का जो खाता वाइज वंशावली हम लोगों को निर्माण करना है, वो वंशावली हम लोग अपने स्तर से भी निर्माण करते हैं और जो आप वंशावली प्रस्तुत करते हैं उसको भी प्रमाणित करके सत्यापित करके उसका कार्य किया जाता है। तो अगर मेरे पास वो वंशावली पहले से बना हुआ है, पहले से उपलब्ध है, तो आपको अलग से वंशावली प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है। हम उससे मिलान करके ये चेक कर लेंगे कि आपके जो केवाला के विक्रेता हैं वो खतियानी रैयत के वंशज हैं या नहीं है, तो ये चीज़ वहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति भी बनती है कि उस खाता का, उस रैयत का वंशावली हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो वैसी स्थिति में आपसे अगर उसका सत्यापन के क्रम में वंशावली का डिमांड किया जाता है, वंशावली की मांग की जाती है, तो आपको वंशावली उपलब्ध कराना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर हम लोग अपने स्तर से उसका जांच करवाकर वंशावली के अनुसार उसका जांच करवा लेते हैं तो फिर आपको वंशावली प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं होगी। सर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर हम बाहर है, वो किसी कारणवश सर्वे में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास जो कागजात है वो घर पे ही छोड़े हैं और कागजात तो हो सकते हैं उनके भाई के पास हो, चाचा के पास हो, तो वो लोग क्या करेंगे, सर्वे में अगर फॉर्म जमा करते हैं, अगर जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उनकी डिटेल नहीं दे पाती है, तो वैसे स्थिति में क्या वो ज़मीन उनके भाई या चाचा अपने नाम करवा सकते हैं या जिन व्यक्ति का हक है उनको उसका हिस्सा मिलेगा? देखिए, जैसे मान लिया खतियान है, तो खतियान में आपके पिताजी के नाम से है या बाबा के नाम से है, तो वंशावली के थ्रू जितने वंशज डिसाइड होंगे सभी के नाम से खाता खुलेगा। अगर आपके चाचा या आपका भाई पेपर लेकर के आते हैं और वो बोलते हैं कि सिर्फ मेरे नाम से खाता खोला जाए, तो खाता उनके नाम से नहीं खोला जाएगा। केवाला का ही अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो केवाला में अगर 2 लोगों का नाम है और 2 लोग में एक आदमी केवाला लेकर के आते हैं, तो जब तक दूसरा आदमी नहीं आएगा और बंटवारा शेड्यूल प्रस्तुत नहीं करेगा, दोनों के नाम से अलग अलग खाता नहीं खुलेगा। उस स्थिति में क्या होगा कि दोनों के नाम से सम्मिलित खाता खोला जाएगा, एक आदमी के नाम से खाता नहीं खोला जाएगा। और एक और बात बताते चलें कि जैसे मान लिया केवाला में कोई खेसरा संख्या 5 है और वो 10 कट्ठे का प्लॉट है जिसमें 2 आदमी मिल करके, 2 भाई मिल करके ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है। अब क्या होगा, अगर उसमें से एक आदमी आकर के बोलता है कि हम जो है इसमें 5 कट्ठा अपना करवाना चाहते हैं अलग और 5 कट्ठा उसका छोड़ दिया जाए, तो वो भी हम नहीं करेंगे जब तक बंटवारा शेड्यूल नहीं प्रस्तुत होगा। कारण उसका ये है कि मान लिया 10 कट्ठा का प्लॉट है, 5 कट्ठा रोड साइड से हो सकता है और 5 कट्ठा रोड साइड के अंदर हो सकता है, तो क्या होगा कि जो वैल्यूएशन वाला प्लॉट होगा वो खुद करवाना चाहेगा। तो बिना सहमति के, जैसे पहले ही बता चुके हैं आपको कि बंटवारा शेड्यूल सहमति के साथ होना चाहिए और जितने भी पक्ष होंगे सबको उपस्थित होना होगा, उपस्थित होकर के साइन करना होगा, उसके बाद ही दोनों के नाम से अलग अलग खाता खुलेगा। अगर वो अपना ही
10 कट्ठा में से 5 कट्ठा ही क्यों ना क्लेम करते हों, लेकिन उनके नाम से अलग खाता नहीं खोला जाएगा। जब भी खाता खुलेगा सम्मिलात खुलेगा, अगर अलग खुलेगा तो सभी की सहमति की ज़रूरत होगी, बिना सहमति के कभी भी खाता नहीं खोला जाएगा। और इसके लिए निश्चिंत रहें कि आपके पास पेपर नहीं है, किसी ने आपका पेपर रख लिया है। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। हम एक जगह ग्राम सभा में नानपुर गए थे, तो नानपुर उत्तरी में ग्राम सभा का जो है कार्यक्रम चल रहा था। उसमें ग्राम सभा के दौरान ही बाहर से एक रोने की आवाज़ आई, तो मैं पूछा कौन रो रही है, तो एक औरत रो रही थी। उनको बुला करके मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ससुर के भाई हैं वो सारा पेपर हमारा रख लिए हैं, हमको पेपर नहीं देते हैं। अब हमको इस बात की चिंता है कि कहीं सारा ज़मीन वो अपने नाम न करा लें और हमको घर से बाहर न कर दें। तो ऐसा नहीं होता है। अगर पेपर से सिर्फ पेपर चुराने से अगर किसी की ज़मीन हो जाती तो सर्वे के दौरान हर घर में डाका पड़ता, ठीक है। तो पेपर चुराने से किसी की ज़मीन नहीं हो सकती है। जो पेपर आपके पास है उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास भी है, खतियान की कॉपी हम लोगों के पास भी है। जो केवाला आपके पास में है उस केवाला की कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस में भी है। तो अगर कोई केवाला आपका रख लिया है, नहीं दे रहा है आपका भाई, आपका चाचा, तो उसका आप लोग नकल निकलवा लीजिए। खतियान का कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो खतियान का नकल निकाल लीजिए। खतियान का नकल नहीं भी निकालते हैं अगर, और हमारे पास वंशावली आप जो है बना करके सही दे देते हैं, तो हम अपने खतियान के कॉपी से उसका जो है जांच कर लेंगे, और अगर आपका हिस्सा बनता होगा तो आपका ज़मीन वो किया जाएगा। अगर आप उपस्थित नहीं हैं तो आपके भाई अगर आएंगे तो सम्मिलात खाता खुलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके नाम से खाता नहीं खुलेगा। सर्वे में एक प्रावधान है कि जैसे अगर कोई क्लेम करता नहीं मिलते हैं तो हम लोग जो खानापुरी का स्टेज होता है उसके अंतिम चरण में क्या करते हैं कि जो वंशावली बनाने का हमारा प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं कि खाता वाइज, मान लिया खतियान में 500 खाता है तो सभी खाते का वंशावली हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। अगर वंशावली भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, मान लिया गांव के अगर लोग हैं तो वंशावली उपस्थित हो जाएगा, लेकिन अगर गांव के, जैसा कि आपको बताया कि कोई डुमरा का आदमी है और वो केवाला पुपड़ी के किसी ज़मीन का कराया है और वो उपस्थित नहीं हो पाया और उसका कोई क्लेम करता नहीं है, तो निदेशालय का लेटर नंबर एक 822 है, उसमें 3 कंडिका है। उस तीनों को अगर फुलफिल नहीं होता है तो उसको हम लोग अंतिम स्थिति में बिहार सरकार के नाम से दर्ज कर देते हैं। फिर दावा आपत्ति का जो 3 प्रक्रिया है, प्रपत्र 8, प्रपत्र 14, प्रपत्र 21, इसमें आप लोग अपना दावा दे करके, जैसे पर्चा एक बार मिल जाएगा, पर्चा मिलने के बाद किसी ने देखा कि मेरा खेसरा संख्या 10 जो था वो बिहार सरकार हो गया है, तो अब कहीं बाहर रह रहे हैं, ऑनलाइन में सारा उपलब्ध है, वो देखेंगे बिहार सरकार हो गया है, फिर कॉल करके पता करेंगे तो प्रपत्र 8 के बारे में बताया जाएगा उनको, प्रपत्र 14 के बारे में बताया जाएगा, उसमें आकर के अपना क्लेम कर देंगे। उसके बाद सुनवाई होगी जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत, और उन जो है पेपर लेकर के उपस्थित होंगे, स्थल जांच होगा, उसके उपरांत सही पाया जाएगा तो उनका खाता फिर से बिहार सरकार से हटा करके खोल दिया जाएगा। सर, कोई महिला जिनके पति का मृत्यु हो चुका है तो उनका वंशावली कैसे बनेगा? क्या उनके पुत्र का भी नाम उसमें देना होगा, पुत्री का भी नाम देना होगा, या फिर महिला तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए, अगर पति के नाम पर कोई ज़मीन है और पति का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जो वंशावली आप बनाइएगा तो पति के मृत्यु के उपरांत उसमें स्वर्गीय पति का नाम लिख दीजिएगा और फिर उसके नीचे पत्नी का नाम रहेगा और पत्नी के नीचे बच्चों का रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पति की जो भी संपत्ति होती है उसमें पत्नी और बच्चों दोनों का हक होता है। तो अगर पत्नी और बच्चों के बीच में बंटवारा हो गया है तब तो वो अलग अलग अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। और अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली में पत्नी और बच्चों दोनों का नाम देना है, और अभी जो नया खतियान खुलेगा वो पत्नी और बच्चों के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा। तो साथियों, आपने जितने भी कमेंट किए थे, जो भी आपके डाउट्स है, उसके ऊपर हमने जो है सर के साथ सेशन किया, और जो भी आपने बोला था कि सर से पूछिए, तो मैंने पूछकर आपको सटीक जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश किया। इस वीडियो का रिक्वेस्ट है कि शेयर करना मत भूलें, क्योंकि शेयर करने से जानकारी लोगों तक पहुँचती है, और हम लोग वीडियो इसलिए आपको उपलब्ध करवाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सर्वे को लेकर घबराए हुए हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो सही जानकारी सर ने आपको बताए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर ने हर प्रोसेस बताया, डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आप प्रपत्र जो 2 है, 3, 1 है, इसके अलावा दखल वाला फॉर्म है, उसको भरकर आप जमा कीजिए। वंशावली बनाने के सर ने प्रोसेस बता दिया, आप खुद से उसको बना सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल बनाना है वो खुद से बना सकते हैं, सारा प्रोसेस सर ने आपको बताया। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय ज़रूर बताइएगा, और सर के लिए एक प्यारा सा कमेंट करें। सर के समझाने के तरीका आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।